हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है एम्प्लॉयज़ ऑन द बेंच। कहने का मतलब है कि जो लोग बेंच में बैठे होते हैं, जो कि कंपनी में बहुत सारे लोग आईटी कंपनी में काम करते हैं, तो वहाँ पे बेंच का बहुत ज़्यादा सिस्टम चलता है। तो उसी बेंच के बारे में हम लोग बात करेंगे कि बेंच होता क्या है, कि बेंच में जो एम्प्लॉय होते हैं, उस चीज़ को क्या बोलते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको इसके बारे में क्लैरिटी नहीं होगी, हो सकता है वो आईटी कंपनी में नहीं काम करते हों, हो सकता है वो एमएनसी में नहीं काम करते हों, तो उन लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि बेंच में जो एम्प्लॉय होता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्या होता है ये। तो इसी के बारे में आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग जान लेते हैं कि ऑन द बेंच क्या होता है, ठीक है? तो जो एम्प्लॉय है वो ऑन द बेंच तब होता है जब उसके पास, जब उस कंपनी में उसको कोई भी प्रोजेक्ट एक स्पेसिफिक डेट पे असाइन नहीं होती है। कहने का मतलब आप किसी एक कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक? आप जब किसी भी आईटी कंपनी में काम करने जाएँगे जहाँ पे प्रोजेक्ट बेस पे काम होता है, आपको प्रोजेक्ट असाइन किया जाता है। और अगर आपको प्रोजेक्ट असाइन है तब तो वेल एंड गुड है, क्योंकि आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट चलता जाता है। लेकिन क्या होता है जब आप किसी भी प्रोजेक्ट पे असाइन नहीं हैं, आप, इसका मतलब आप खाली बैठे हैं। और जब आप खाली बैठे हैं उसी को जो है बेंच में बैठना बोलते हैं। तो उसी को जो है एम्प्लॉय ऑन द बेंच बोला जाता है। होप आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी क्या इसका मीनिंग होता है। Then this means they are not actively contributing to the billable work for the client or working on assigned task within the company। इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप एक्टिवली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं जो जिस काम के लिए बिल किया जाता है क्लाइंट से। क्योंकि देखिए, कोई भी कंपनी जहाँ आप काम करेंगे ना, आईटी कंपनी में या एमएनसीज में, तो वो किसी न किसी एक क्लाइंट के लिए काम करती है। तो जब क्लाइंट के लिए काम करती है तो क्लाइंट के पास से प्रोजेक्ट्स आते हैं, तब आप प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो। जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो वो जो आपका टाइम है ना, उसको बिल करती है कंपनी। उसकी बेस पे आपका सैलरी बनता है, उसके बेसिस पे कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। लेकिन जब आपको कोई प्रोजेक्ट ही असाइन नहीं किया गया होगा, जब आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, आप किसी पे काम ही नहीं करोगे, तो आप बेंच पे बैठे हो, तो आपका काम जो है वो बिलेबल नहीं होता है। और आप क्लाइंट के साथ एक्टिवली कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे होते हो। साथ में जो है आपको कोई कंपनी का भी टास्क असाइन नहीं होता है, तो आप खाली बैठे हो, तो दैट मीन्स आप जो है बेंच पे बैठे हो। इसलिए बोला जाता है कि आप बेंच पे बैठे हुए हो। ठीक है? तो होप आप लोगों को मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे इसके 3 पॉइंट्स निकालता हूँ मैं। जो सबसे पहला पॉइंट है इनएक्टिव बट एम्प्लॉयड। देखिए क्या रहता है कि जब आप बेंच पे बैठते हैं ना, तो आप इनएक्टिव तो हैं क्योंकि आपको किसी प्रोजेक्ट पे डाला नहीं गया है, तो आप जो है इनएक्टिव हैं। लेकिन आप एम्प्लॉयड हैं, आपको कंपनी ने निकाला नहीं है, आप कंटिन्यू कंपनी में काम कर रहे हैं। तो जो एम्प्लॉय है वो एक प्रकार का रिज़र्व रिसोर्स हो जाता है कंपनी के लिए, कि जब भी फ्यूचर में अगर कोई प्रोजेक्ट आएगा तो इस रिसोर्स को जो है वहाँ पे यूटिलाइज़ कर लिया जाएगा। ठीक है? तो इसलिए इसको बोलते हैं इनएक्टिव बट एम्प्लॉयड। सेकंड आता है टेम्परेरी स्टेटस। आपका एक टेम्परेरी स्टेटस होता हो जाता है वहाँ पे, अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में असाइन नहीं है तो। बीइंग ऑन द बेंच कैन बी टेम्परेरी। ये टेम्परेरी हो सकता है, लास्टिंग फॉर फ्यू वीक्स, कुछ वीक के लिए हो सकता है, जब तक कि आपके पास प्रोजेक्ट नहीं आते हैं, आपके मैनेजर के पास आपके लिए करेक्ट प्रोजेक्ट नहीं आता। या इट कुड एक्सटेंड फॉर लॉन्गर पीरियड डिपेंडिंग ऑन द कंपनी वर्कलोड। डिपेंडिंग ऑन कि कंपनी को क्या प्रोजेक्ट मिलते हैं, कहाँ से प्रोजेक्ट मिलते हैं, किस क्लाइंट के साथ कंपनी काम करती है, डिपेंडिंग ऑन दैट आपका स्टेटस जो है टेम्परेरी से जो है वर्केबल में जाता है ना? तो ये टेम्परेरी स्टेटस होता है। तीसरा होता है पे एंड बेनिफिट कंटिन्यू। While not actively working on the project, the employee ऑन द बेंच कंटिन्यू टू रिसीव द सैलरी एंड अदर एम्प्लॉयज बेनिफिट। तीसरा ये होता है कि क्योंकि आप एक्टिवली प्रोजेक्ट में तो काम नहीं कर रहे हो, लेकिन क्योंकि आप कंपनी में कार्यरत हो, कंपनी में एक रिजर्व एम्प्लॉय की तरह या रिजर्व फोर्स की तरह आप ऑलरेडी कंपनी में हो, तो इसके बेसिस पे आपको जो आपकी जो सैलरी है वो आपको कंटिन्यू मिलती रहती है, और जो कंपनी से आपके बेनिफिट्स वगैरह हैं वो भी आपको मिलते हैं। ठीक है? तो ये 3 पॉइंट होते हैं जो लोग बेंच पे होते हैं, जो एम्प्लॉय बेंच पे होते हैं, उनको ये 3 चीज़ें दी जाती हैं। ठीक है? तो होप आप लोगों को मीनिंग भी समझ में आ गया होगा और ये 3 पॉइंट भी अच्छे से क्लियर होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जान लेते हैं रीज़न्स क्या होते हैं एम्प्लॉय के बेंच में होने के। ठीक है? जो सबसे पहला रीज़न निकल के आता है, जैसे आप किसी भी कंपनी में काम करने जाते हैं तो आपको किसी न किसी प्रोजेक्ट पे डाला जाता है। तो सबसे पहली चीज़ निकल के आती है कि प्रोजेक्ट पे डाला गया तो प्रोजेक्ट कंप्लीट तो होगा ना, कभी न कभी। तो अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद कोई प्रोजेक्ट नहीं आता है, सबसे पहली बात, जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो आपका अब कोई काम नहीं बचा। तो इसलिए आप बेंच पे चले गए, ये सबसे पहली चीज़ है। दूसरा सेकंड है लैक ऑफ अवेलेबल प्रोजेक्ट। जब पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो उसके बाद दूसरे प्रोजेक्ट साथ में आने चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लेट्स से क्लाइंट
जो है उसको अब ज़रूरत नहीं है, तो वो प्रोजेक्ट नहीं बेचता है, उसको और काम नहीं देना है आपको। या हो सकता है वो किसी दूसरी कंपनी के साथ टाई अप कर लिया होगा उस क्लाइंट ने, तो किसी दूसरी कंपनी के साथ चला जाता है। तो इससे क्या रहता है कि जो कंपनी के पास जो प्रोजेक्ट्स आ रहे थे ना, अब वो आने बंद हो जाते हैं। तो जब अवेलेबल प्रोजेक्ट्स आने बंद हो जाते हैं, तो इस कारण से जो है एक एम्प्लॉयी को बेंच में बैठना पड़ जाता है। तीसरा आता है स्किल गैप। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कई-कई बार ना प्रोजेक्ट ऐसे आते हैं कि उनको अलग-अलग प्रकार की डिमांड होती है कि हमें ये ऐसा बंदा चाहिए, वैसा बंदा चाहिए। तो आप लोग देखते होंगे हर बार ना बहुत बड़े-बड़े एमएनसीज़ में या आईटी कंपनीज़ में आपने देखा होगा कि इन कंपनीज़ में हायरिंग आती रहती है। हायरिंग क्यों आती है? कारण उसका ये रहता है क्योंकि जो क्लाइंट होते हैं ना, उनको रिक्वायरमेंट रहती है। लेट्स से अभी क्या आजकल डेटा का बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो लेट्स से किसी कंपनी को जो डेटा एनालिसिस की ज़रूरत पड़ेगी। अब कंपनी में कोई रिसोर्स नहीं है डेटा एनालिसिस के लिए, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी हायर करेगी नया डेटा एनालिस्ट। अब डेटा एनालिस्ट कंपनी अपने लिए नहीं हायर करी, कंपनी हायर कर रही है क्लाइंट के लिए। अब जैसे ही हायर हो जाएगा, लेकिन वो बंदा कंपनी के लिए काम करेगा एज़ अ डेटा एनालिस्ट, लेकिन वो क्लाइंट के पास काम करेगा। ठीक है? जिसके कारण वो काम बिलेबल होगा और उसके बेसिस पे कंपनी रेवेन्यू कमाएगी और आप अपनी सैलरी कमाओगे। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट निकल के आता है स्किल गैप का, वो ये है कि अगर आपके पास वो लेट्स से डेटा एनालिसिस का स्किल सेट नहीं है, आप उसी कंपनी में हो, आपने बहुत सारे अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट पे काम किया, लेकिन अब जैसे डेटा एनालिसिस का कोई प्रोजेक्ट आया है क्लाइंट के पास से और आपके पास वो स्किल सेट नहीं है, तो क्या होगा? आपको वो प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, वो किसी और को मिल जाएगा या जो नया बंदा आएगा उसको दे दिया जाएगा। इससे क्या हुआ? आप खाली बैठ गए, आप खाली बैठ गए मतलब आप बेंच पे चले गए। तो ये 3 चीज़ें होती हैं, 3 कारण होता है। पहला प्रोजेक्ट कंप्लीशन, दूसरा लैक ऑफ अवेलेबल प्रोजेक्ट, तीसरा स्किल गैप। ठीक है? इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं होता है बेंच पे बैठने का एम्प्लॉयी का। ठीक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जान लेते हैं कैन एन एम्प्लॉय बी टर्मिनेटेड? ये एक क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था, मेरे ही सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने पूछा था कि सर क्या अगर मैं बेंच पे बैठा हूँ या कंपनी ने बेंच पे मुझे बैठाया है तो क्या टर्मिनेट किया जा सकता है? ठीक है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अपना जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, जिसको मैं अपॉइंटमेंट लेटर बोलता हूँ, तो अपॉइंटमेंट लेटर को अच्छे से पढ़ें। अपॉइंटमेंट लेटर में बाकायदा ये टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होंगी। अगर आप आईटी कंपनी या एमएनसीज़ में काम कर रहे होगे, तो वो पूरा मेंशन होगा कि अगर आपको बेंच पे रखा जाता है, तो कितने समय तक आपको बेंच में रखा जाएगा, क्या-क्या हिसाब-किताब होगा, कैसे आपको अगर कोई भी टर्म मेंशन नहीं है, तो दैट मीन्स आपको टर्मिनेट नहीं किया जाता है। ठीक? सेकंड है दूसरी कंपनी पॉलिसी। अगर आप कंपनी में जॉइन करते हैं, जब आपका ऑनबोर्डिंग होता है तो वहाँ पे एम्प्लॉय हैंडबुक मिलती है। एम्प्लॉय हैंडबुक को अच्छे से आप पढ़िए। वहाँ पे कंपनी पॉलिसीज़ डिफ़ाइन की गई होती हैं। तो कंपनी पॉलिसी को अच्छे से बारीकी से पढ़ें। कंपनी पॉलिसी में सारा डिटेल मेंशन किया रहता है कि कैसे टर्मिनेट किया जाएगा, कैसे जो है आपको अगर कंपनी से जाना है तो कैसे आप जा पाएँगे, कितने महीने का नोटिस पीरियड आपको सर्व करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ भी मेंशन होगी कि अगर आप जो है इतने समय तक बेंच पे हैं तो आपको निकाला जा सकता है, ये भी मेंशन होगी। तो मैं यही बोलूँगा कंपनीज़ की पॉलिसी और एम्प्लॉयी का जो कॉन्ट्रैक्ट है, आपका अपॉइंटमेंट लेटर, उन दोनों को अच्छे से पढ़िए और अच्छे से समझिए। अगर नहीं समझ में आता है एचआर से जाके बात कीजिए और पूछिए कि ये क्या है? क्या अगर मान लीजिए मैं बेंच पे जाता हूँ तो क्या मेरे को हटाया जा सकता है? यहाँ पे एक और चीज़ मैं बोलूँगा, ये कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। कई कंपनियाँ जो हैं कुछ समय बाद अगर आप लेट्स से आप 6 महीने से बेंच पे बैठे हो, 10 महीने से बैठे हो, तो कई कंपनी के पास इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, वो खाली जो है एम्प्लॉय को रखें, तो हो सकता है वो निकाल दें। कई कंपनी के पास जो है अच्छे खासे रिसोर्सेज होते हैं, जो बाकी जगह से इनकम जनरेट हो रहा होता है या बहुत बड़ी एमएनसीज़ हैं, तो वो रिसोर्स को रख सकती है रिज़र्व पे, तो वो नहीं निकालती हैं। ठीक है? ये भी एक चीज़ है। ये 2 बहुत बड़े कारण हैं जिनके कारण जो है एक एम्प्लॉय को टर्मिनेट नहीं किया जाता या किया भी जा सकता है डिपेंडिंग ऑन आपके एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट और कंपनी पॉलिसी के ऊपर भी पूरा का पूरा डिपेंड करेगा, तो उसको अच्छे से पढ़िएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे एक चीज़ है, क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में आएगा कि अगर लेट्स से प्रोजेक्ट कंपनी में नहीं आ रहे हैं, व्हाट टू डू इफ कंपनी डज नॉट हैव प्रोजेक्ट? अगर कंपनी में प्रोजेक्ट नहीं आ रहे तब क्या करना चाहिए? तब मैं क्या करूँ? अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ और वहाँ पे प्रोजेक्ट ही नहीं आ रहे हैं, अब तो मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि देखिए बेंच पे आप बैठे हैं तो इनसिक्योरिटी तो रहेगी, हो सकता है आज निकाल दे, हो सकता है कल निकाल दे। ठीक है? तो इस इनसिक्योरिटी से बचने का क्या तरीका है? तो इसी के ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो है, आपको अपने मैनेजर से बात करना है। मैनेजर से बात ये करना है कि जाके पूछना है कि सर अच्छा ये मैनेजर भाई साहब ये अपना प्रोजेक्ट कब आएगा? कब प्रोजेक्ट आ रहा है या कोई पाइपलाइन में कोई प्रोजेक्ट है जिसमें आप मुझे डाल सकते हैं? ये जाके पूछिए, ठीक है? बी प्रोफेशनल, प्रोफेशनल रहिए, प्रोफेशनल तौर पे जो है इंक्वायरी कीजिए अपने प्रोजेक्ट पाइपलाइन के लिए और पूछिए कि अगर कोई छोटा से छोटा प्रोजेक्ट भी होता है तो उसमें आप मेरे को डाल सकते हैं, मैं वहाँ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। आप बात कर सकते हैं क्लियर कट। सेकंड है आइडेंटिफाई इंटरनल नीड्स।
अगर लेट्स से कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है, तो कंपनी में देखिए कि आप और कहाँ जो आपका जो हुनर है, जो स्किल सेट है आपके पास, उसको आप कहाँ लगा सकते हैं? क्या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में आप अपना जो हुनर है उसको लगा सकते हैं, या आपकी जो एक्सपर्टीज़ है वो कहीं और लग सकती है। तो कहाँ पे आप अपनी एक्सपर्टीज़ दे सकते हैं, या हो सकता है आप कोई ट्रेनिंग दूसरे एम्प्लॉइज़ के लिए कंडक्ट कर सकते हैं। तो आपका जो टाइम है ना वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ हो। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफ़ाई करनी है इंटरनल नीड, कंपनी की इंटरनल नीड क्या है, और आप वहाँ पे कैसे अपने आप को एंगेज कर सकते हैं और कंपनी की नीड फुलफिल कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा है, अगर लेट्स से दोनों में से कुछ भी नहीं है, लेट्स से प्रोजेक्ट भी नहीं आ रहे हैं, ना कोई इंटरनल नीड है, तो अब आपको क्या करना है? इस केस में आपको अपने आप को डेवलप करना है। देखिए बड़ी-बड़ी कंपनियों में ना एक प्रॉपर ट्रेनिंग का मॉड्यूल होता है, अलग-अलग ट्रेनिंग आप कर सकते हैं, अलग-अलग प्रकार के प्रोजेक्ट्स आप मतलब जो भी ट्रेनिंग मॉड्यूल वाले प्रोजेक्ट होते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है? तो आप अपने आप को अपग्रेड करिए, अपस्किल कीजिए। अगर लेट्स से कंपनी में नहीं है कोई सीखने वाले टूल्स, टेक्निक्स, तो आप बाहर से उडमी से पढ़ लीजिए, कोर्सेरा है वहाँ से पढ़ लीजिए, अरे आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। तो अपने आप को अपस्किल कीजिए, जितना ज़्यादा अपने आप को अपस्किल करेंगे तो आगे चल के जो है, वो आपको कहीं न कहीं काम आएगी। अगर लेट्स से कोई प्रोजेक्ट आ जाता है जहाँ पे आपने अभी अपस्किल की है किसी चीज़ में, तो वो वहाँ यूटिलाइज़ हो रही है, तो आप उस चीज़ में जा सकते हैं। तो ये तीसरी चीज़ है। देन नेक्स्ट है, लेट्स से आप अपस्किल भी कर कर के आप थक गए हैं, ना प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई इंटरनल नीड भी नहीं है, तब आपको क्या करना चाहिए? तब इस केस में आपको जो है एचआर से जाके बात करनी चाहिए कि अब जो है मुझे लॉन्ग टर्म इश्यू हो रही है, क्योंकि कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहे हैं, ना कोई इंटरनल नीड है, तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन बच रहा है? क्या कंपनी कोई हार्ड स्टेप तो नहीं लेने वाली? डायरेक्टली एचआर से बात कीजिए, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एचआर इसीलिए होता है। तो डायरेक्टली जाके एचआर से बात कीजिए। दिस कुड इन्वॉल्व एक्सप्लोरिंग अपॉर्च्युनिटीज़ विदिन दूसरे डिपार्टमेंट में। तो अपने एचआर से बात कीजिए, बोलिए कि इस डिपार्टमेंट में अगर ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो दूसरे डिपार्टमेंट में आप देखिए, मेरे जो हुनर है, मेरा जो हुनर है, जो स्किल सेट है, उसको दूसरे डिपार्टमेंट में यूटिलाइज़ करके देखिए। अगर कहीं अपॉर्च्युनिटी मिलती है तो मेरे को बताइए। आप एचआर से सीधे बात कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक और चीज़ आपको करनी है, वो है जॉब ढूँढते रहना है। आप जॉब ढूँढना स्टार्ट कर दीजिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के साथ-साथ आपको जॉब ढूँढना भी शुरू कर देना है। ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर लेट्स से कंपनी में बहुत समय तक प्रोजेक्ट नहीं आता है और आप इनसिक्योर फ़ील कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं दोस्तों। करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इसी प्रकार के नए-नए कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। बस अपना प्यार और साथ इसी तरह बनाए रखिएगा। मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। धन्यवाद।